हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब जो हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपको लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया होगा उसको आप ट्राई भी कर लिए होंगे, है ना। होमवर्क जो है मेनली 35 चैप्टर में, एस.सी. वर्मा बुक में चैप्टर नंबर 35 में 1 से 25 तक और 32 से 46 तक आपका होमवर्क दिया हुआ। अब जो बचा हुआ पोर्शन इसमें है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर हो तो उसके बीच फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन का क्या होगा। साथ में इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या है और उसके हेल्प से सोलेनॉइड हो, टोरॉइड हो, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। ठीक ना, दो अगर पैरेलल वायर हो तो उसके बीच जो है फोर्स कितना लगेगा। आइए देखें। सपोज कीजिए इस वायर में I1 करंट का फ्लो, इस वायर में I2 करंट का फ्लो हो रहा। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो D, ठीक ना। लॉन्ग वायर है दोनों। तो पहले ही बतलाएं, लॉन्ग वायर का मतलब होता है ना कि वायर का लेंथ जैसे यहाँ D है उसके कंपैरिजन में अगर बहुत बड़ा है तो लॉन्ग वायर। समझना बात को। तो ये जो करंट है अपने राइट साइड में इधर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो जाहिर है वो फील्ड इनवर्ट है ना। थोड़ा सोचो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 ओवर द वायर 2, इसके कारण वायर 2 जहां रखा गया वहां फील्ड क्या होगा। तो जाहिर है लॉन्ग वायर है तो लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हो, μ0I/2 पाई d होता है। तो ऐसा बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 ओवर द वायर 2 ठीक। 1 के कारण 2 पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा तो बोलेंगे μ0 I1/2 पाई d। μ0 I1/2 पाई, μ0 I/2 पाई r होता है ना, तो μ0 I/2 पाई d लॉन्ग वायर। जाहिर है इस फील्ड का डायरेक्शन किधर है तो इनवर्ट। अब थोड़ा सोचें कि हम लोग अगर इस पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करें, इस वायर पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dl on this current carrying wire। ठीक। आइए dl लेंथ का एक एलिमेंट ले रहे हैं और अगर इस पर हम लोग फोर्स देखें तो याद करें, पहले आप पढ़े हुए हैं ना, फोर्स का फॉर्मूला करंट कैरिंग एलिमेंट पर I/dl×b होता है। ऑलरेडी स्टार्ट में मैग्नेटिज्म में पढ़े हुए। तो सोचो dl इधर b अंदर, बीच का एंगल कितना 90, तो फोर्स हो गया
करंट के जगह I2 DL इंटू बी, वही B के जगह B1 है वायर 1 के कारण, I2 DL इंटू बी। अगर हम लोग DF बाई DL लिखें तो I2 इंटू B1, और B1 किसके इक्वल है, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी। देखो जी DF बाई DL, तो DL लेंथ पर DF फोर्स लगा, तो यूनिट लेंथ पर DF बाई DL, यानी DF बाई DL को क्या पढ़ेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि आप बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, ध्यान से देखें, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हुआ, यानी DF बाई DL का वैल्यू कितना हुआ, तो म्यू नॉट I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। चलो ये तो हम लोग सीख गए कि अगर दो पैरेलल वायर हो तो एक वायर के कारण दूसरे वायर के 1 मीटर लेंथ पर जो फोर्स लगता है, ये नेट फोर्स नहीं है, ये यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स, म्यू नॉट I1 I2 इंटू 2 पाई डी। अगर पूछे एल लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा तो एल से मल्टीप्लाई करेंगे, डीएल पर कितना तो डीएल को इधर ले जाएंगे तब ना फोर्स निकल। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है, ठीक है। अब कोई पूछे कि ये तो समझ गए इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलेंगे कि देखो जिधर डीएल क्रॉस बी का डायरेक्शन, याद करो जो रूल सिखाए थे, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर पाम को रख दो, तो चलो फील्ड अंदर है तो पाम अंदर, अब करंट इधर तो इधर फिंगर रखो, थंब फोर्स के डायरेक्शन को बतलाए, नहीं है ना, पहले सीखे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड जिधर है उधर पाम और करंट जिधर है उधर फिंगर, थंब फोर्स के डायरेक्शन, यानी कि इस पर फोर्स इधर लगा, इस एलिमेंट पर फोर्स इधर लगा, तो सोचो तो ये अट्रैक्ट किया कि रिपेल किया, तो जाहिर है ये वायर इसको अपने ओर खींच रहा है ना। तो वैसे ही याद रखना, अगर ये वायर इसको इधर खींच रहा है तो इतना ही फोर्स लगा कि ये भी इसको इधर खींचेगा। मतलब कि दो वायर में जब सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये याद रखो। या ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे स्टार दे करके लिख रहे हैं, व्हेन currents are directed along same direction, they attract each other. और अगर यही करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता तो डीएल नीचे हो जाता और बी तो अंदर था ही, तो फोर्स रिपल्सन का हो जाता है, ठीक ना। व्हेन करंट्स आर डायरेक्टेड अलोंग सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर, एंड व्हेन करंट्स आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, they repel each other, या बस opposite to each other then they repel, बस इतना ही कर ले रहे हैं। देखो जी ऐसे लिखना, यहाँ लिख दे रहे then they repel। चलिए ये तो हम लोग फॉर्मूला सीखे। चलिए एक बार फिर से केवल आपको जो है फॉर्मूला पर काम कर देते हैं। जब भी दो पैरेलल वायर रहे, ठीक ना, पैरेलल वायर के लिए फॉर्मूला भाई, दो लॉन्ग पैरेलल वायर हो एक दूसरे से डी सेपरेशन पे, तो एक के कारण दूसरे के 1 मीटर लेंथ पे यूनिट लेंथ पर
जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला म्यू नॉट I1I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। अगर इसी का लेंथ L होता तब ये फॉर्मूला इसमें हमको L से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ठीक है, पहले इसको आप लिख लें। चलिए इसी पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन में कि दो लॉन्ग पैरेलल वायर, दोनों में इक्वल करंट है 20 एम्पियर का सेम डायरेक्शन में, और ये वायर इस वायर के 10 सेंटीमीटर पार्ट पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट कर रहा है उसका वैल्यू है 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। तो पूछा जा रहा कि दोनों के बीच का तब सेपरेशन क्या। तो देखो इसके L लेंथ पर फोर्स, तो फोर्स एक्टिंग ऑन L लेंथ ऑफ वायर 2 तो बोलेंगे यूनिट लेंथ पर फोर्स लगता है म्यू नॉट I1 × I2 2 पाई डी इंटू L। यूनिट लेंथ पर इतना फोर्स तो L लेंथ पर L से मल्टीप्लाई करती है ना, L से मल्टीप्लाई। देखो फोर्स का वैल्यू कितना, 2 × 10⁻⁻5, म्यू नॉट हो गया 4 पाई × 10⁻⁻7। I1 कितना है 20, I2 कितना है 20, 2 पाई डी का वैल्यू क्या है ये तो निकालना, और L दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। चलो भाई 10/100, थोड़ा सोच लो, पाई पाई भी कैंसिल है तो 2 हो गया। तो 2 × 10⁻⁻5, इधर क्या बचा जी, 2 × 2 4, 4 × 10⁻⁻6 बचा। अच्छा यहाँ भी 2 है तो 8 कर दो, 8 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो बोलो डी कितना हो गया, 8 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻5, यानी कि 4 × 10⁻⁻1 हुआ, यानी डी हो गया 0.4 मीटर। बस आंसर हो गया। इसी में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40 सेंटीमीटर है ना। चलो ये आंसर हो गया, तो पहले इसको लिख लें। हाँ जी देखें, क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर कैरी करंट्स ऑफ 10 एम्पियर अलोंग द सेम डायरेक्शन। देखिए 2 ठो पैरेलल वायर है, दोनों में जो करंट है ना वो 10 एम्पियर का है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेयर शुड अ थर्ड करंट बी प्लेस्ड सो दैट इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स। ठीक ना, दोनों के बीच का गैप जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, और कह रहा है एक थर्ड करंट को कहाँ पे प्लेस कर दें जिससे कि नेट फोर्स 0 हो जाए। मान लो ये थर्ड करंट जो है ना वो I डैश, तो सोचो ये जो वायर है, मान लो इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, और ये थर्ड वायर। अगर यहाँ पे रख देंगे तो वायर 1 इसको अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। अभी पढ़े ना कि सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो अट्रैक्शन होता है। फिर वायर 2 इसको अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। मान लो x डिस्टेंस पर इसको रख दिया, तो जाहिर है ये x हो गया, तो ये कितना हो गया 10 - x, यानी d - 6।
और क्वेश्चन में कह रहा है इस थर्ड वायर पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो कब नेट फोर्स 0 होगा? तो जब F1 शुड बी इक्वल टू F2 टू गेट 0 नेट फोर्स ऑन थर्ड वायर, F1 शुड बी इक्वल टू F2। तो F1 इस पर फोर्स अगर देखें, यहाँ I है, यहाँ I डैश, तो म्यू नॉट I इंटू I डैश डिवाइडेड बाई 2 पाई x, इसके यूनिट लेंथ पर फोर्स लगा, अगर इसके L लेंथ पर फोर्स देखते तो L से मल्टीप्लाई, और ये कितना फोर्स लगाएगा? तो म्यू नॉट I इंटू I डैश 2 पाई d माइनस x इंटू L। देख लो, म्यू नॉट I डैश L तो गायब हो गया, 2 पाई भी गायब हो गया, तो 1 बाई x नहीं, और इधर बोलेंगे 1 बाई d माइनस x, यानी कि x शुड बी इक्वल टू d माइनस x। तो 2x इजकल टू d, तो x कितना हो गया जी? तो x का वैल्यू हो गया d बाई 2, और क्या, यानी d अगर 10 सेंटीमीटर है तो जाहिर है ये जो है कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। तो x इजकल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक मिडिल में आ गया ना, ठीक ना? तो चलिए इसको नोट कर लें। अब इस क्वेश्चन को देखें, कह रहा क्वेश्चन में कि 3 ठो लॉन्ग वायर है, और ये जो है ना थिक स्ट्रिप समझिए, बहुत थिकनेस लिए हुए है, जिसका रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, 0 है। ये तीनों वायर का लेंथ सेम है, लॉन्ग वायर है। यहाँ से 30 एम्पियर के करंट इंटर कर रहा। तो देखो, जब इसका कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो जितना रेजिस्टेंस इसका उतना ही, इसका उतना ही, इसका, तीनों एक जैसा वायर है, तो जाहिर है तीनों में इक्वल करंट होगा। 3 पार्ट में बढ़ जाएगा 10 एम्पियर 10 एम्पियर, मान लो इसको हम I डैश बोलें 10 एम्पियर, ये भी हो गया I डैश 10 एम्पियर, है ना? तीनों में करंट 10 एम्पियर। साथ में दे दिया है द सेपरेशन बिटवीन द नेबरिंग वायर्स इज 1 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का गैप अगर देखें तो वो 1 सेंटीमीटर दिया हो, यानी 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ AB एंड CD। AB पर फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा और CD पर क्या होगा? देखो जी, फॉर AB अगर बात करें तो ये जो मिडिल वायर है, ये इसके यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगाएगा, जाहिर है देखो दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, तो ये अट्रैक्शन का ना फोर्स होगा, नीचे की ओर इस पर फोर्स लगेगा, और फॉर्मूला होगा म्यू नॉट I1 इंटू I2 बोलते थे, तो I डैश इंटू I डैश डिवाइडेड बाई 2 पाई d। ठीक, फिर ये वायर EF जो है वो भी AB पर फोर्स लगाएगा, और उसके लिए फॉर्मूला म्यू नॉट I डैश इंटू I डैश 2 पाई 2d, जहाँ d था वहाँ 2d हो गया। तो ये कितना हो गया? म्यू नॉट I डैश स्क्वायर बाई 2 पाई, है ना, 2 पाई d, तो 1 प्लस कितना बच गया जी? 1 बाई 2, बस यही तो हो गया। अब वैल्यू रख देना, जाहिर है 3 बाई 2 होगा। जब म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है? 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। I डैश कितना है? 10 एम्पियर, 10 का स्क्वायर हो गया। 2 पाई d, d कितना है जी? तो d है 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, इंटू हो गया 3 बाई 2। चलिए देख लें, 2 और 2 पाई, 4 पाई 4 पाई कैंसिल,
3 इंटू, देखो जी ये ऊपर जाएगा 10 टू दी पावर 4 होगा, तो 10 टू दी पावर -3 हुआ क्या, बोलो, है ना, 10 टू दी पावर -3, इतना हो गया न्यूटन पर मीटर। चलो यही आंसर हो गया। अब जो है अगर हम लोग वायर CD का बात करें, फॉर वायर CD, तो सोचो वायर CD पे ये जो वायर AB है इसको अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है, अब वायर EF नीचे की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो सोचो जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना नीचे, तो इस पर अगर हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ देखें तो 0 हो, है ना, 0 होगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और जाहिर है जितना फोर्स AB पर लगा है डाउनवर्ड में, ठीक ना, ये फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उतना ही EF पर लगेगा अपवर्ड में। अगर EF पर कोई पूछता तो ये भी इसको अट्रैक्ट करता, ये भी अट्रैक्ट करता, मिडिल वाला वायर पे तो फोर्स 0 होगा। तो चलिए इसको भी नोट कर लिया जाए। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन के टाइप को थोड़ा चेंज करते हैं, ध्यान से देखें। इस वायर में I करंट का फ्लो हो रहा, या चलो इसको I1 बोल दे रहे हैं, और यहाँ पे जो है एक वायर इसके परपेंडिकुलर इस तरह से रखा, पैरेलल वायर ये नहीं है जी। और हम लोग जो कंसेप्ट सीखे उसमें पैरेलल वायर था, ये वायर जो है ना इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ। चलो ये भी दे देते हैं कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है A, और इस वायर का लेंथ जो है वो L है। क्वेश्चन में कह रहा है इसमें I2 करंट का फ्लो हो रहा, ठीक ना, I2 करंट का फ्लो हो रहा, मतलब इस वायर पर नेट फोर्स कितना लगेगा, ठीक ना, इस वायर पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो कैसे बनाया जाए। तो देखो ये लॉन्ग वायर है और इसके राइट साइड में एक करंट कैरिंग वायर है, तो फील्ड किधर हो गया, इनवर्ड, है ना, फील्ड तो इनवर्ड हो गया। सोचो करंट इधर, फील्ड इनवर्ड, तो फोर्स इस पर ऊपर लगेगा, इतना तो तय है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर फोर्स का वैल्यू पूछा जाए तो क्या बोल दे, μ0I1 × I2 2πd, वो तो पैरेलल के लिए ना होता था। अब इसमें तो दिक्कत ये है कि देखो यहाँ अगर एक एलिमेंट लोगे तो ये इस वायर से अलग डिस्टेंस पर, यानी यहाँ फील्ड अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग। और फोर्स का फार्मूला एलिमेंट पर जानते हो IdLV होता है, तो जब हर जगह अलग अलग है तो B का वैल्यू अलग अलग है, तो हर एलिमेंट पर फोर्स तो अलग अलग होगा ना। यानी अगर इस पर एक एलिमेंट हम लोग ले लें DL लेंथ का और पूछा जाए इस DL लेंथ पर कितना फोर्स होगा, तो बोलेंगे I2dl इंटू यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है। तो चलो यहाँ से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट के लेंथ को dx बोलना पड़ेगा, x में स्मॉल चेंजिंग को हम लोग dx बोलते हैं, ठीक। चलो इस वायर का नाम PQ दे देते हैं और लिखते हैं, क्वेश्चन है फाइंड नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन PQ ड्यू टू लॉन्ग वायर ड्यू टू गिवन लॉन्ग वायर या लॉन्ग वायर, बस हो गया। तो इतना तो आप समझ गए हैं, डायरेक्ट फार्मूला तो लिख नहीं सकते। तो एक एलिमेंट पर फोर्स देखें,
तो फोर्स ऑन एलिमेंट, तो बोलो एलिमेंट पर फोर्स क्या होगा, I2 dx इंटू बी, ILB होता है ना, तो I2 dx इंटू बी, और B का वैल्यू म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x, तो म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाई 2 पाई 1 बाई एक्स डी एक्स। देखो यही आ गया इस एलिमेंट पर फोर्स। अब जानते हैं ना फोर्स होता है I dl क्रॉस B, तो I के जगह I2 है, dl इधर, B अंदर, बीच का एंगल 90, I dl B। अब बोले नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स ऑन एलिमेंट, तो म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाई 2 पाई 1 बाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, तो देखो जी यहाँ से x स्टार्ट होके यहाँ तक, तो यहाँ पर x किसके इक्वल, a के, और यहाँ x कितने के इक्वल, तो a प्लस एल के। यहाँ पहुँचोगे तो x का वैल्यू a प्लस, यानी इसको लिमिट देंगे a से a प्लस एल, कितना हो गया म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाई 2 पाई, क्या हो गया लॉग x इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट है a से a प्लस। इसको सॉल्व करें, म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाई 2 पाई, एक बार अपर लिमिट a प्लस एल और एक बार लोअर लिमिट a, तो म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाई 2 पाई लॉग a प्लस एल डिवाइडेड बाई a, तो म्यू नॉट I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, देख ले अपर लिमिट रखेंगे, सॉरी वैल्यू तो रखिए चुके हैं, a बाई ए 1 हो गया, 1 प्लस एल बाई ए, यही ना हो गया, बस यही आंसर हो गया, लॉग m माइनस लॉग n लॉग m बाई n होता। चलिए यहाँ तक तो समझे। देखिए जी हम लोग करंट कैरिंग वायर पर फोर्स कितना लगेगा, चाहे दोनों वायर पैरेलल हो या इस तरह के पोजीशन में हो, ये सब तो हम लोग सीखे। एक दो क्वेश्चन और इस पर बेस्ड देख लेते हैं, और तब जो है ना हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पे आएंगे। पहले इसको नोट करें, देखेंगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्क्वायर लूप है PQRS, और यहाँ पर एक लॉन्ग वायर है। इस लॉन्ग वायर में करंट कितना है 10 एम्पियर, और इस लूप में करंट है 6 एम्पियर। इस तरह से रखा हुआ। बहुत बार तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में केवल इतना पूछ देता है कि बतलाओ अगर ये वायर फिक्स्ड है और ये फ्री टू मूव है, तो बतलाओ ये स्क्वायर लूप किधर भागेगा, राइट में, लेफ्ट में, अपवर्ड, डाउनवर्ड, किधर भागेगा या रुका हुआ रहेगा, है ना। तो ध्यान से देखो, पहले समझना ये दोनों वायर एक दूसरे के पैरेलल हैं, फिर ये भी दोनों वायर एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये जो वायर है दोनों पैरेलल है और अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो जाहिर है रिपल्सन फोर्स लगेगा। ये वायर इसको रिपेल करेगा, और ये देखो यहाँ करंट इधर है और यहाँ भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो, यानी ये जो लॉन्ग वायर है SP को रिपेल करेगा और QR को अट्रैक्ट करेगा। तो बड़ा फोर्स कौन है, बड़ा फोर्स कौन है, F1 की F2, तो जाहिर है F1, क्योंकि ये नज़दीक में है ना, तो ये बड़ा फोर्स है F1, और छोटा फोर्स कौन है F2।
है ना, नज़दीक में जितने तो जाहिर है बड़ा F1 है तब तो ये लूप इधर शिफ्ट करना चाहेगा। हाँ, दूसरा तरीका सोचने का है कि ये जो लॉन्ग वायर है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो इनवर्ड डायरेक्शन में। हर जगह देखोगे तो इनवर्ड में, ये राइट साइड में ना है। तो अगर फोर्स का डायरेक्शन देखें इस पर, तो देखो करंट इधर, बी अंदर, फोर्स इधर। इस पर देखें करंट इधर, बी अंदर, फोर्स इधर। ठीक है, इस पर देखो फोर्स इधर, इस पर देखोगे तो करंट इधर, बी अंदर, फोर्स इधर। यानी अगर इसको हम वायर 3 बोले, ये F3 हो गया, ये F4 हो गया। ठीक ना, इसको वायर 1 बोले, 2 बोले, ये 3 और ये 4। तो समझो, देखो जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड P से Q तक वैरी करेगा वैसे ही S से R तक वैरी करेगा। अभी पिछला क्वेश्चन बनाए थे ना ऐसा। तो जो फोर्स इस PQ पर आएगा वही SR पर आएगा। यानी कि F3 का जो मैग्नीट्यूड है वो F4 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। एंड F3 इज अपोजिट टू F4, hence it will be cancelled out. चलो, अब बच गया कौन कौन फोर्स, तो F1 और F2। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्क्वायर लूप, तो बोलेंगे कि देखो जी F1 का वैल्यू F2 से ज़्यादा होगा तो F1 माइनस F2, और नेट फोर्स जो होगा वो टुवर्ड्स राइट होगा, है ना। यानी लूप अगर शिफ्ट करता तो इधर करता। अब बतलाओ इस F1 का वैल्यू क्या होगा, तो पढ़े ना कि पैरेलल जब करंट होता है तो म्यू नॉट I1 इंटू I2 2 पाई डी के जगह यहाँ A लिखें इंटू L, और इस पर देखें तो म्यू नॉट I1 इंटू I2 2 पाई, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस A प्लस L। बस बंद हो गया। म्यू नॉट I1 इंटू I2, इसमें भी ना L से ही तो यूनिट लेंथ पर फोर्स है ना, L डिवाइडेड बाई 2 पाई कॉमन ले लें, 1 बाई A प्लस L। अब आपको सिंपली वैल्यू पुट करना, तो म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 डिवाइडेड बाई 2 पाई। I1 का वैल्यू 10 एम्पियर, I2 दिया हुआ है 6 एम्पियर और L है 2 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलेंगे 2/100 और सोच लो 1/A। A कितना है जी, तो A है 1 सेंटीमीटर, है ना, ये 1 सेंटीमीटर है। तो 1/100 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो 100 ना हो जाएगा। अच्छा चलो, या 0.01 कर दे रहे हैं 1 मीटर को, है ना। और ये कितना हो गया A प्लस L, तो A प्लस L कितना है बोलो 3 सेंटीमीटर, तो 0.03। बस अब इसको तो भाई सॉल्व करना पड़ेगा, जाहिर है ये तो 100 हो गया और ये कितना हो गया 100/3, 100 माइनस 100/3 कर लो। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अच्छा पहले लिखे इसको, तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो नेट फोर्स जो आया कितना, 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल करो, 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 और इधर 1 0 कैंसिल, 12/10, है ना, 12/10 हो गया। अब ब्रैकेट में 100 माइनस 100/3 हो गया। देखो तो कितना आ गया जी, 12/5 10 टू दी पावर -7 और ये हो गया 200/3, 12 इंटू 2 24/15
10 टू दी पावर -5, इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -5 न्यूटन। ठीक, तो ये सॉल्व हो गया। तो देखिए, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच जो फोर्स लगेगा, या अगर कोई स्ट्रेट वायर कोई लूप पर फोर्स लगाए, वायर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब फोर्स कैसे निकाले, इस तरह का क्वेश्चन आपको बता दिए। अब हम लोगों को आगे जो सीखना है वो बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, जिसको बोलते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। देखिए, आपका जो एनसीईआरटी सिलेबस है ना, एनसीईआरटी सिलेबस में सीधे कहता है कि सर्कुलर वायर के कारण एक्सिस पर फील्ड निकालो, और फिर जो है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के हेल्प से सोलेनॉइड और टोरॉइड को एक्सप्लेन करो। बस उतना ही सिलेबस है। लेकिन जहाँ तक सवाल एग्जामिनेशन का है, तो एग्ज़ाम में ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम आता है और उसका ज़रूरत पड़ता है, इसलिए सब जानना ज़रूरी है। तो ऐसा करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि न्यू टॉपिक जो है न्यू लेक्चर के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का एक पार्ट यहाँ बतलाएंगे, दूसरा पार्ट आगे बतलाएंगे, तो वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ठीक ना। तो चलो एक काम करना है, हाँ ये याद रख लेना है कि अब जो है आपके जी में जो होमवर्क आ गया, होमवर्क में चैप्टर 35 एससी वर्मा के बुक में पहले ही से 1 से 25 तक दिया हुआ था, और 32 से 46 तक दिया हुआ था, यानी बीच में 26 से लेकर 31 तक होमवर्क नहीं दिए थे। यानी अब आपका सब होमवर्क है 1 से 46 तक। ठीक ना। एक्सरसाइज में 1 से 46 तक पूरा प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हैं। हम लोग प्रॉब्लम को पूरा डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। और ये बात याद रखिए कि आगे जो हम लोगों को सीखना है वो है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। समझ लो कि 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी पोर्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक जो पढ़ाए हैं उसमें सर्कुलर वायर के कारण एक्सिस पर क्या होता है। ठीक ना। तो चलो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।